गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इंडियन ज्योग्राफी एमपीपीएससी यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत भूगोल, और भारत भूगोल में पढ़ेंगे हम भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय इसलिए क्योंकि अपने को पीएचडी करना नहीं है, अपने को एग्ज़ाम निकालना है। अब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भूगोल की शुरुआत और विस्तार। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ अक्षांश के बीच स्थित। कैसे? तो आप सिंपल से अक्षांश रेखाएं पढ़ते हैं, हम इसको एक अलग चैप्टर में क्लियर करेंगे। अक्षांश रेखाओं में भारत जो है देखोगे तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए हम अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं नॉर्थ अक्षांश। ओके, तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और विस्तार मुख्य भूमि से देखेंगे हम तो 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड और नॉर्थ अक्षांश अपने को याद रखना है। एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन फंसाता है, वो नॉर्थ की जगह आपको साउथ अक्षांश दे देगा, तो हमेशा इस चीज़ को लेके आपके दिमाग में बिठा लेना है कि इस एन को हम कैसे भी करके भूले नहीं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया अक्षांश विस्तार। अब पढ़ेंगे हम देशांतरी विस्तार। और देशांतर विस्तार तो फिर वही अक्षांश देशांतर पर आते हैं। तो आपके ये भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोल रहे थे, एक हो जाएगी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस देशांतर रेखा के अपन पूर्व में है, इसलिए अपनों ने यहाँ वर्ड यूज़ किया है पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये गुजरती है आपके 0 डिग्री ब्रिटेन के लंदन या लंदन में भी एक ग्रीनविच वेधशाला है, वहीं से गुजरती है। तो इसके अपन पूर्व में है, और पूर्व में कितना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97:25 पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है, 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्वी देशांतर से 97:25 डिग्री सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच हम स्थित है। ओके, तो ये हमेशा भारत की स्थिति याद होना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। और भारत का क्षेत्रफल की बात आती है तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और 2.4% में कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस डाटा को अच्छे से याद रख लेना। एमपीपीएससी फैक्ट पर जाती है और फैक्ट में हो सकता है यहाँ पे आपको घुमा दे, इसलिए आपको लास्ट 3 डिजिट पे भी फोकस करना है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और विश्व का कितना 2.4%। ओके, लेकिन खास बात ध्यान देने वाली याद है, विश्व का केवल 2.4% है और इस पर विश्व की 17.5% जनसंख्या स्थित है। सोच लो आप, मतलब पग पर जनसंख्या मिलेगी आपको। और ये जनसंख्या कितनी है तो 2011 को, अपने को फालतू अभी कोई डेटा नहीं लेना है जब तक सेंसस नहीं आ जाता है नया वाला। अपन किसके अनुसार चलेंगे 2011, क्योंकि आयोग अगर कहीं से भी क्वेश्चन उठाता है तो वो कोई भी ऑथेंटिक चीज लेगा, वो न्यूज़पेपर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 17.5%। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम, और आगे चलते हैं तो हम भारत की लंबाई और चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब लंबाई की बात करते हैं तो भारत की लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर। 3214 मतलब 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये स्टार्ट होती है आपके लद्दाख से, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब इसको अपन आगे पढ़ेंगे, ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया। और लद्दाख में एक जगह है इंदिरा कोल, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है भारत का। ठीक है, और अगर यहाँ से लास्ट तक लंबाई देखते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी तक, तो कितनी हो रही है 3214। ये मुख्य भूमि की टोटल लंबाई है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत का सबसे साउथ बिंदु कौन सा है, तो हम अपन निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ते हैं, उसमें निकोबार द्वीप है। निकोबार में भी एक ग्रेट निकोबार है, और इस ग्रेट निकोबार पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है
जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। ये ध्यान रखना। मुख्य भूमि का सबसे साउथ पॉइंट कन्याकुमारी, ठीक है, इसको अपन केप कोमोरिन भी बोलते हैं कभी कभी। और आपके सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ग्रेट निकोबार में, निकोबार में भी कहाँ पर, ग्रेट निकोबार में। यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है, हो सकता है एमपीपीएससी वहाँ से कॉपी करके पूछ ले, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है, और ये अंडमान निकोबार का सबसे नीचे वाला द्वीप है और निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हुई भारत की लंबाई 3214 मतलब 3214 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, हम चौड़ाई की बात भी कर लेते हैं। तो चौड़ाई वही गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक जाएंगे हम, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर से नीचे तक जा रहे थे तमिलनाडु तक। अब गुजरात में कहाँ से, तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक। कौन सा बिंदु है, सर क्रीक। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु है वालांगू। बहुत सारे कभी ये भी बोलते हैं सर नहीं वालांगू हमने पढ़ा नहीं, हमने तो केबुतु पढ़ा है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी किबुथु या वालांगू दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो अपने को वालांगू ही लगाना है, या फिर वालांगू ऑप्शन में नहीं हो तो किबुथु ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। और ये सबसे पूर्वी बिंदु हो गया भारत का, ये सबसे पश्चिमी बिंदु, और इन दोनों के बीच की चौड़ाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो ये सामान्य जानकारी एक तरह से हुई भारत का विस्तार, ठीक है। अपनों ने पढ़ा था 8-4 उत्तरी अक्षांश से 37-6 उत्तरी अक्षांश, 68-7 पूर्वी देशांतर से 97-25 पूर्वी देशांतर के बीच, क्षेत्रफल 32-87-263 वर्ग किलोमीटर था, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना था, 2.4% था। उस पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही थी, 121 करोड़, जो विश्व की जनसंख्या का कितना थी, 17.5%, ठीक है। इसके बाद फिर अपन ने लंबाई पढ़ ली 3214, चौड़ाई पढ़ ली अपनों ने 29-33 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें अपनों ने उत्तरी बिंदु भी पढ़ लिए, दक्षिणी बिंदु भी पढ़ लिए, पश्चिमी बिंदु भी पढ़ लिए और पूर्वी बिंदु भी पढ़ लिए, ठीक है। ये जानकारी याद रखना। अब आपके लिए एक थोड़ा सा रोचक तथ्य देख लेते हैं अपन। आपको घर से इसके बारे में पूछ और इसके बारे में जानकारी लेके आना है, ये इंदिरा कौन थी, ठीक है। ये जानकारी आप मुझे कल के लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंदिरा कौन थी, ओके। अब ये अपनी फर्स्ट स्लाइड हुई, तो अपन थोड़ा सामान्य जानकारी आगे से भी पढ़ते जाते हैं। स्लाइड में हम पढ़ेंगे पहले 4th वाली, क्यों, क्योंकि अपनों ने अक्षांश देशांतर क्लियर कर लिया है, तो साथ में कुछ अक्षांश देशांतर रेखाएं भी है जो भारत को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करती है। कैसे, तो हमने 8 डिग्री 4 से भारत का विस्तार दिखा था जो मुख्य भूमि से था, लेकिन में अपनों ने इंदिरा पॉइंट भी पढ़ा था, और इंदिरा पॉइंट से शुरुआत देखो तो भारत की शुरुआत 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से होती है। तो एग्जामिनर ये पॉइंट भी दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ हमने अभी थोड़ी देर पहले 8 डिग्री 4 पढ़ा था, तो कभी भी ध्यान रखना है 8 डिग्री 4 मुख्य भूमि से स्टार्ट होता है, जबकि 6 डिग्री 4 आपके कहाँ से, इंदिरा पॉइंट से, जो ग्रेट निकोबार पे बताया था मैंने, वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो भारत के समुद्री देश है 2, श्रीलंका और इंडोनेशिया, ठीक है। जो आपका निकोबार द्वीप था, वो निकोबार द्वीप सुमात्रा के सबसे निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है, सुमात्रा। और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, भारत की जल सीमा के सबसे निकटतम देश कौन सा स्थित है, और सभी 99% श्रीलंका लगा के आए थे। 99% क्या लगा के आए थे, श्रीलंका। क्यों, आप समझते भारत के सबसे पास तो श्रीलंका है, लेकिन इसके बारे में सोचा ही नहीं, भारत के सब का निकोबार भी तो भारत का हिस्सा है,
और निकोबार के जस्ट पास में सुमात्रा स्थित है। और यूपीएससी ने यहीं फंसा दिया था, इसलिए एमपीपीएससी भी कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के फॉलो कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त शब्दों के साथ साथ आयोग के विचार पे भी जाना है कि आजकल वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, तो भारत के जो समीप है कोई जलीय देश सबसे समीप वो इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का कौन सा द्वीप? सुमात्रा द्वीप। ठीक है, न कि श्रीलंका। तो ये ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं मालदीव। अब यहाँ कुछ चैनल पढ़ेंगे अपन जो अलग अलग भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? 8 डिग्री नॉर्थ चैनल। और 8 डिग्री नॉर्थ चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। और लक्षद्वीप में भी कौन से द्वीप को? मिनिकॉय को। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिकॉय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री। किससे? मालदीव से। अगर मिनिकॉय ऑप्शन में नहीं हो और लक्षद्वीप हो तो भी ये भी सही है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं आयोग अलग अलग स्टेट पीसीएस के। तो रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं। आप जब 4-5 पीसीएस के क्वेश्चन देखोगे मिला के, तो आपको एक दूसरे के क्वेश्चन इधर से इधर मिलेंगे। तो हमेशा कभी भी कोई सा भी स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम देने के नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब भी पेपर होता है आप पेपर ज़रूर देख लिया जाए बाद में, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपके क्लियर हो जाते हैं। तो मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का ही भाग है। ठीक है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप का भाग है। तो 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है, या पूरे लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। ठीक है, या कभी कभी लक्षद्वीप नहीं दे के भारत पूछ ले। ठीक है, और अगर भारत पूछ ले तो लक्षद्वीप किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और भारत का हिस्सा है तो 8 डिग्री भारत को मालदीव से अलग कर रहा है। तो यहाँ भारत भी दे दे तो भी आंसर सही है, लक्षद्वीप भी दे दे तो भी सही है, मिनिकॉय भी दे दे तो भी सही है। ठीक है, तो अपने सारे डाउट साथ में क्लियर करते जाओ। क्लियर है? चलते हैं आगे। 8 डिग्री के बाद चलेंगे अपन 9 डिग्री चैनल पे, और नॉर्थ में ही है, बता दिया था मैंने शुरुआत में ही। 9 डिग्री जो चैनल था, 9 डिग्री चैनल इस लक्षद्वीप के मिनिकॉय को सुहेली द्वीप से अलग करता है। ये मैंने लिखा नहीं था पहले, ताकि आपको याद रहे। कौन सा द्वीप है ये? सुहेली। सुहेली द्वीप लक्षद्वीप का ऊपर वाला द्वीप है, मिनिकॉय दक्षिण वाला द्वीप है। इन दोनों को कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन याद रखना है। फिर आपके आगे क्वेश्चन और क्या कौन सा बन सकता है? 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री हो गया, अगला है 10 डिग्री चैनल। ये भी नॉर्थ वाला ही है, और नॉर्थ वाला ही है तो इसमें भी ध्यान रखना है। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़े थे, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। किसको? पूरे इसके उत्तर में सारे अंडमान के द्वीप है, इसके दक्षिण में सारे निकोबार के द्वीप है। ठीक है, तो ये 10 डिग्री ध्यान रखना है। अंडमान को किससे? निकोबार से अलग करता है। इसी के जस्ट ऊपर स्थित है डंकन पैसेज। अब डंकन पैसेज क्यों पढ़ते हैं अपन? डंकन पैसेज इसलिए पढ़ते हैं कि अपन अंडमान के भी अलग अलग भाग पढ़ेंगे। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। आपके अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आपको बताना कौन से द्वीप पर स्थित है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये पोर्ट ब्लेयर इनमें से कौन से द्वीप पर स्थित है आपको ये बताना है। तो ये जो डंकन पैसेज था, ये सबसे जो दक्षिणी अंडमान था उसको लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। और मैंने लाइन भी खींच रखी थी, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है, ये 10 डिग्री तो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा था, और डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आपने ये कोको दिख रहा होगा, ये कोको जो है म्यांमार का द्वीप है। कहाँ का द्वीप है ये? म्यांमार का। और इस म्यांमार के द्वीप को भारत और इसके अंडमान निकोबार के जो क्षेत्र है उसको अलग करता है कोको चैनल। कौन अलग करता है?
कोको चैनल। कोको चैनल क्यों? कोको द्वीप के समीप है, इधर कोको द्वीप है, इधर भारत का अंडमान निकोबार है, वो भी उत्तरी वाला अंडमान है, इसको कोको चैनल अलग करता है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। इस कोको द्वीप की खास बात ये म्यांमार का भाग है, लेकिन म्यांमार ने 99 सालों के लिए चाइना को लीज पे दे दिया है। किसको लीज? इसी कोको द्वीप को। और चाइना को दे दिया है तो चाइना यहाँ से पूरे भारत के इन द्वीपों पे और इस क्षेत्र पे निगरानी रखने लगा है। ठीक है, ये आप पढ़ते हो आगे तो पता चलेगा। और जब ये चाइना को लीज पे दिया गया तो हम भारत का सबसे बड़ा नेवी बेस बना रहे थे अंडमान निकोबार में, वो हजारों करोड़ प्रोजेक्ट हमको पानी में बहाने पड़े और वहाँ से प्रोजेक्ट कैंसिल करके अपन ने कर्नाटक में स्थापित कर दिया। ठीक है, और कर्नाटक में आगे पढ़ेंगे अपन कारवार में, तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी ये भी होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, कि ये कोको द्वीप किसके पास है वर्तमान में? 99 सालों के लिए चाइना के पास है। ठीक है, चलो फिर एक आपको मैंने बताया था सुमात्रा सबसे समीप है, और सुमात्रा और निकोबार को जो अलग करता है चैनल, उसको बोलते हैं सुमात्रा चैनल। या कभी सुमात्रा नहीं बोल के ये इसको बोल देगा इंडोनेशिया को कौन अलग करता है? तो इंडोनेशिया को सुमात्रा चैनल अलग करता है निकोबार से। ठीक है, तो यहाँ से चैनल भी याद रखने हैं आपको मुख्य रूप से। ये हो गए सब अक्षांश से संबंधित। इसमें एक और मुख्य अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, और वो कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। कौन सी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है, इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, कौन? कर्क रेखा। ठीक है, और आपके बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया चुका है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आजकल क्वेश्चन और टफ आने लगे हैं, अब पूछने लगा है कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। क्यों? आप 8 नाम तो आसानी से याद रख सकते हो, इन 8 के साथ साथ अब पूछ लेगा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो आपको 8 के 8 राज्य पता होना चाहिए। गुजरात से शुरुआत होता है इसकी, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर मध्य प्रदेश में जाती है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गिन लो कितने हो रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर जिसको ये 8 राज्य पता है वो आसानी से बता सकता है किस राज्य से नहीं गुजरती है। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था, उसने यूपी का ही आंसर डाल दिया था ऑप्शन में। कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में था, बस वही लगाना था अपने को सीधा सा, क्योंकि वहाँ से नहीं गुजर रही दिख रहा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आपके अभी हालिया में और थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन आने लगे यहाँ से। कैसे? अब पूछने लगा है वो कि इसके समीप जो है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी स्थित है सबसे निकटतम। अब बहुत सारे, कहीं भोपाल भी ऑप्शन में था, गांधीनगर भी ऑप्शन में था, रांची भी ऑप्शन में था, और कोलकाता भी ऑप्शन में था। और यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लगाएं। तो रांची जो शहर है झारखंड की राजधानी, वो इस कर्क के सबसे समीप स्थित है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन भी याद रखना है। और ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांट रही है, आपको दिख रहा होगा बीच में से गुजर रही है। ठीक है, अब ये तो हो गया अक्षांश अक्षांश की बात। अब एक देशांतर की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये भारत की मानक समय रेखा है। ये कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा। अब ये आपको मानक समय भी पता होना चाहिए, स्थानीय समय भी पता होना चाहिए। ये अपन अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जिस भी जगह सूर्य सबसे लंबवत चमकता है वो वहाँ का स्थानीय समय होता है। ठीक है, जहाँ भी, जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे लंबवत पूरा सिर पे सूर्य चमक रहा है, तो मैं यहाँ मैं खड़ा हूँ, वहाँ मेरा स्थानीय समय माना जाएगा। लेकिन अगर आप बैठे हो, ठीक है, तो वो आपका स्थानीय समय नहीं होगा जब तक सूर्य आपके ऊपर नहीं आए। ठीक है, लेकिन मानक समय कैसे निकाला जाता है? तो अब
इस पूरे कमरे का तो क्या मैं हर जगह का आपका हमारा सबका टाइम अलग अलग हो जाएगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। मैं बोलूँगा 10 बजे आना है, पीछे वाला बोलेगा कि हमारा तो समय हुआ ही नहीं, स्थानीय समय 10 बजे, 10:30 बजे आऊँगा मैं तो मेरा स्थानीय समय 10:30, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इस कमरे के पूरे क्षेत्र के लिए हमने फिक्स कर दिया कि बीच से जो लाइन जा रही थी बिल्कुल लंबवत, उसको अपनों ने मानक समय के माध्यम से मान लिया कि उस वाले रेखा से हम मानक समय निर्धारित करेंगे, चाहे वो इधर के हो उनके लिए भी वही टाइम होगा, चाहे उधर के उनके लिए भी वही टाइम होगा। ठीक है, तो ये जो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत की मानक समय रेखा है और ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इधर ले लो यूपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। एक राज्य छोड़ रहा हूँ मैं, क्यों छोड़ रहा हूँ? क्योंकि आप उसी की तैयारी कर रहे हो, MPPSC। ठीक है, और MP का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये MP का जो सबसे कुछ उधर भाग सीधी सिंगरौली की तरफ निकला हुआ है, बिल्कुल वो सिंगरौली ज़िले से गुजरती है और यही क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। ठीक है, कौन से ज़िले से गुजरती है? तो MP के सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो एक और MP भी आ जाएगा इसमें। और आपके इसके लिए एक वेधशाला बनाई गई है। वेधशाला क्यों बनाई गई है? ताकि पता तो चले कि यहाँ से हम मानक समय निर्धारित करेंगे, कभी कुछ चेंजेस आए तो हम ध्यान रखें। और वो वेधशाला बनाई गई है नैनी गाँव में, और ये नैनी गाँव प्रयागराज के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? प्रयागराज। और आप बोलोगे सर हमने तो मिर्ज़ापुर पढ़ा था, और आपकी बात भी सही है, आपने मिर्ज़ापुर पढ़ा था, आपकी बात भी सही है। क्यों? क्योंकि ये नैनी गाँव प्रयागराज के निकट तो है, लेकिन जिला कौन सा आता है? मिर्ज़ापुर। ठीक है, इसलिए यहाँ से ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शन में मिर्ज़ापुर आ जाए तो भी सही है, प्रयागराज आ जाए तो भी सही है, नैनी गाँव तो है ही है प्रयागराज के निकट। ठीक है, और कैसे निर्धारित होता है? मिर्ज़ापुर में स्थित है तो यमुना नदी जो होती है इलाहाबाद में गंगा में मिलती है, इधर वाला क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में आता है, इधर वाला क्षेत्र आपके प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये इधर वाले क्षेत्र में स्थित है, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये देशांतर रेखा कौन सी? 82.82। अब ये 82.82 डिग्री अपने बनाई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी पढ़ लेते हैं। हाँ, ये जो मानक समय निर्धारित हो रहा है हमारा, वो ग्रीनविच रेखा से तय हो रहा है, और ये ग्रीनविच रेखा लंदन से गुजर रही थी, और ये है 0 डिग्री देशांतर, और अपनी है 82.82 डिग्री देशांतर। और इससे लंदन से जो हमारा समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, मतलब 5.5 घंटे आगे। अब ये कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला 5.5 घंटे आगे? ठीक है, तो ये हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जब अक्षांश देशांतर डिटेल से पढ़ेंगे 5.5 घंटे कैसे आगे हैं। ठीक है, चलो ये सामान्य ये हो गया। अब यहाँ से भी पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ी जानकारी है। कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे? सीमाओं की लंबाई, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कहीं भी। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? तो पहले तो आपको भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पता होना चाहिए, इससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये कुछ अभी 2019 में डाटा चेंज हुआ था, उसके बाद 2021 में फिर चेंज हुआ। 2019 में कब? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन हुआ। 2021 में कब? जब दमन दीव को दादरा नगर हवेली में मिला दिया गया। उसके अकॉर्डिंग 28 और 8, और टोटल मिला के पूछ लिया तो 36। अब इसमें आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इन 28 राज्यों में ऐसे कौन कौन से राज्य है जो अपने अलग अलग पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। ठीक है, और अपने पड़ोसी देश तो अपने सबको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, कि आपके जब पड़ोसी आपके घर वाले, आपके घर के आसपास के पड़ोसी आपको पता है, तो देश के पड़ोसी भी होना चाहिए। कौन कौन से?
सबसे पहले पाकिस्तान, ठीक है। अब पड़ोसी कहो इसको या कुछ और कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी इंडोनेशिया भी बताया था, श्रीलंका भी बताया था, मालदीव भी बताया था, वो जल के समीप है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा के समीप पड़ने पर, ठीक है। अब इसमें आपके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, ये सब जितने भी देश है, इनसे कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच होती है वो आपको याद रखना है। और किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा और किस देश के साथ न्यूनतम, ये जरूर याद रख लेना। बीच वाली कोई याद रहे जरूरी नहीं है। तो हम जो सर्वाधिक सीमा बनाते हैं वो बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, 40-96 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं? 40-96 किलोमीटर, ठीक है। 40-96 मतलब 4096 किलोमीटर, ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम बनाते हैं 106 किलोमीटर। कितनी बनाते हैं? 106 किलोमीटर सबसे कम अफगानिस्तान के साथ बनाते हैं। तो ये तो सर्वाधिक हो गई बांग्लादेश के साथ, सबसे कम हो गई अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर भारत की टोटल सीमाओं की बात करें कितनी फैली हुई है, तो ये फैली हुई है 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 22,716.6 में से 15,200 किलोमीटर आपकी स्थल सीमाओं की लंबाई है। स्थल मतलब जो स्थल से लगी हुई है, जैसे जम्मू कश्मीर की, राजस्थान की, आपके इनकी स्थलीय भागों से लगी हुई है। इसमें जल सीमा की लंबाई द्वीपों समेत है, ये ध्यान रखना। और द्वीप समेत मतलब लक्षद्वीप भी आ जाता है इसमें, और अंडमान निकोबार द्वीप भी आ जाते हैं, और इन समेत गिनते हैं अपन तो 7,516.6 किलोमीटर ये भारत की कुल जल सीमा है। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, कुल जल सीमा का भी आया हुआ है और भारत की मुख्य तटीय सीमा की भी आई हुई जानकारी, ठीक है। तटीय सीमा की बात करें तो ये केवल 6100 किलोमीटर है, और कुल जल सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस तटीय सीमा में भी यहाँ से भी दो तरह के क्वेश्चन और बने। किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा है तट में? तो गुजरात, गुजरात की सबसे ज़्यादा तट सीमा है, ठीक है, आपके पूछा गया एग्जाम में। और सबसे कम किसकी है? गोवा की। तो ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है, तो यहाँ से ये भी याद रखना तटीय सीमा। तो तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, कुल जल सीमा 7,516.6 किलोमीटर, कुल स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, और इन सबको जोड़ लेंगे अपन, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 22,716.6 किलोमीटर। ये 6100 किलोमीटर 7,516 में इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है, ये अलग से मत जोड़ लेना, ठीक है। अब यहाँ से अपन पढ़ते हैं कौन कौन से राज्य है जो केवल जल से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से राज्य जो केवल स्थल से बनाते हैं, कौन कौन से राज्य दोनों से बनाते हैं, और कौन कौन से राज्य है जो किसी से सीमा नहीं बनाते हैं। तो आपके 9 राज्य ऐसे हैं जो जल से सीमा बनाते हैं। गुजरात से स्टार्ट करोगे नीचे की तरफ होते हुए वेस्ट बंगाल तक जाना आपको। ये आपका होमवर्क है, आप गिन के बताओगे मुझे। केवल राज्य गिनना है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं गिनना है। तो ये कितने राज्य आएंगे आपके? 9 राज्य आएंगे। फिर आपके 18 राज्य ऐसे हैं जो स्थल से सीमा बनाते हैं, ठीक है। इनमें से 2 राज्य ऐसे कॉमन हैं जो स्थल से भी सीमा बनाते हैं और जल से भी, इसलिए इनको ध्यान रखना है। कौन कौन से? गुजरात और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 2 राज्य देखो, गुजरात खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और इधर पाकिस्तान से भी सीमा बना रहा ऊपर। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से भी सीमा बना रहा ऊपर, नेपाल से भी बना रहा और नीचे इससे भी बना रहा है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से, ध्यान रखना है। तो ये 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? गुजरात और वेस्ट बंगाल, जो दोनों से सीमा बनाते हैं, कॉमन आ जाएंगे एक तरह से। और 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, जिनको बोला जाता है भू अवस्थित। क्या बोला जाता है? भू अवस्थित। भू अवस्थित का मतलब ऐसा है जो सभी राज्यों के बीच में स्थित है। और बीच में कौन कौन से राज्य हैं? तो आपका खुद का राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। फिर आपके पड़ोसी राज्य भी है सीजी, फिर उसका पड़ोसी झारखंड। 3 तो यही हो गए आपके। अब बचे कितने? 2। एक 2014 में बना तेलंगाना, और एक ऊपर हरियाणा,
इसमें केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड नहीं किए मैंने, ठीक है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो आपके किससे सीमा बना रहे हैं, किसी से भी नहीं, भू आवष्टित है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है। अब इन राज्यों के साथ साथ हम ये भी पढ़ लेंगे कि ये राज्य किन किन देशों से कितनी कितनी सीमाएं टच कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से जो सीमा टच करने वाले राज्य थे, आपके एग्जाम में पूछा गया है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। ये किससे सीमा बना रहे हैं आपके, पाकिस्तान से। पहले केवल जम्मू कश्मीर बनाता था, अब नया राज्य भी बन गया है, कौन सा, लद्दाख। तो ये 2 हो गए अब, ठीक है, यहाँ से 2 है, पहले केवल क्या था, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। और फिर अगर ये हो गए पाकिस्तान से, अब फिर चाइना से भी पढ़ लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच आप अफगानिस्तान को भूल मत जाना, ये 106 किलोमीटर की सीमा, बहुत लोग भूल जाते हैं इसको, ठीक है। तो ये 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से भी बनाता है, और कौन सा वाला क्षेत्र, पीओके वाला क्षेत्र, ठीक है। पीओके क्यों बोलते हैं इसको, पाक अधिकृत कश्मीर बोलेंगे इसको अपन, जो 1948 में पाकिस्तान द्वारा अधिकृत हो गया है, और अपने पास अभी वर्तमान में केवल कश्मीर तक ही शासन है, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान से सीमा बनाना आपके 106। चाइना से देखोगे आप, तो देखोगे कौन कौन से, तो पहले जम्मू कश्मीर सीमा बनाता था, अब जम्मू कश्मीर सीमा नहीं बनाता, अब कौन बनाता, केवल लद्दाख, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, ये यूके, उत्तराखंड थे ना, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, तो यूके, ठीक है। और यहाँ देखोगे सिक्किम, और यहाँ देखोगे अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर भी 5 राज्य हो गए थे, यहाँ पर भी 5 राज्य हो गए, यहाँ एक ही था, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा और आगे पढ़ोगे तो फिर नेपाल भी पढ़ लेते भैया, हमारा पड़ोसी, ठीक है। और इससे तो हमारे रोटी बेटी के संबंध है, और रोटी बेटी मतलब रोटी, हमारे यहाँ कभी सुबह का खाना खाया, नेपाल में पता किसी के बेटी ब्याही हुई तो शाम का खाना वहाँ खाएगा, और उसको इसलिए कहा जाता है रोटी बेटी का संबंध, ठीक है। तो ये हमारे रिश्तेदारियाँ नातेदारियाँ सभी वहाँ से जुड़ी हुई है। तो इसलिए नेपाल से कौन कौन सी सीमा पड़ते हैं वो भी देख लेते हैं अपन। यूके वही उत्तराखंड, यूपी उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल की ऊपर वाली सीमा जो है देखोगे चिकन नेक के समीप, वो भी नेपाल से लगती है, और सिक्किम, ठीक है। तो ये सारी सीमाएं नेपाल से लग रही है। फिर भूटान से देख लेते हैं अपन कौन कौन सी लग रही है। देखो सिक्किम की नेपाल से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है। फिर वेस्ट बंगाल की नेपाल से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है। एक असम था ही था, ठीक है, और एक अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान से सीमा बना रहा है, ठीक है। अब फिर म्यांमार की देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये किससे सीमा बना रहे हैं, म्यांमार से सीमा बना रहे हैं। फिर बांग्लादेश से देख लो, वेस्ट बंगाल, ठीक है, सिक्किम और बिहार मत ले लेना, दिख रहा है ऐसा, लेकिन फिर देखो असम तक एरो का चिन्ह है, फिर मेघालय, त्रिपुरा, और आप बांग्लादेश का कुछ भाग नीचे तक फैला हुआ रखाइन प्रांत तक, तो वो है मिजोरम वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये 5 राज्य इससे भी हो गए सीमा बना रहे हैं। म्यांमार से 4 सीमा बना रहे थे अपन ने, और बांग्लादेश से 5 बना रहे हैं। नेपाल से 1 2 3 4 बना रहे थे, 5 बना रहे थे, वेस्ट बंगाल भी था, और भूटान से 1 2 3 और 4 बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से फिर आप देखोगे और किससे सीमा बना रहे हैं अपन, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन राज्य ध्यान रख लेना, जैसे लद्दाख जो था वो पाकिस्तान से भी और चाइना से भी सीमा बना रहा है। उत्तराखंड चाइना से भी बना रहा है, नेपाल से भी बना रहा है। वेस्ट बंगाल नेपाल से भी बना रहा, भूटान से भी बना रहा, और बांग्लादेश सबसे इम्पोर्टेंट है, 3 देशों से सीमा बना रहा है, ठीक है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश चाइना से भी बना रहा, म्यांमार से भी बना रहा, ठीक है। तो ये सामान्य अपनी जानकारी हुई किन किन देशों से कितनी सीमा है, और टोटल अपनी सीमाएं कितनी फैली हुई है, ठीक है। अपन आगे बढ़ें अब। अच्छा, अब सीमाओं की बात कर रहे थे, तो कुछ सीमाएं आर्टिफिशियल भी, आर्टिफिशियल मतलब भौगोलिकता से देखेंगे हम तो हमें पूरा एक भारतीय उपमहाद्वीप मिला है, लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से हमारा विभाजन भी हुआ है, और विभाजन हुआ है तो कुछ कुछ चीज़ें भी देखोगे यहाँ पे अपन कैसे कैसे बनी लाइन है। उस लाइन में सबसे पहले देखेंगे अपन डूरंड रेखा, आपने सबने सुना होगा, अंग्रेजों का एक अधिकारी था डूरंड, सर डूरंड, उसके ने खींची थी, इसलिए इसका नाम भी डूरंड है, ठीक है। कब खींची गई थी, यहाँ सॉरी 1896 कर लेना,
ठीक है, 1896 में खींची गई थी ये, ठीक है। कहीं कहीं 94 95 भी ऑप्शन में आता है, लेकिन 96 में फाइनली इनको दर्जा मिला था, इसलिए इसको 96 से भी याद रखना है। और कौन सी? डूरंड रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब इसके इधर भारत था और इधर कौन था? अफगानिस्तान था। लेकिन आपके 1947 में एक और रेखा खींची जाती है और एक नया देश बनाया जाता है, पाकिस्तान, ठीक है। और वर्तमान में एक किसके बीच हो गई है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। और जो पाकिस्तान और भारत के बीच खींची जाती है वो सर रेडक्लिफ आके खींचते हैं 1947 में, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? रेडक्लिफ रेखा। और रेडक्लिफ रेखा कहाँ से शुरुआत होती है? गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान जाती है, पंजाब जाती है और जम्मू कश्मीर नहीं जाती, ध्यान रख लेना। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का उस समय विलय नहीं हुआ था, बाद में विलय हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा हरि सिंह ने विलय किया, तो ये ध्यान रखना। यहाँ तक फैली हुई है। और इससे ऊपर वहाँ ये नहीं खींची गई तो कौन सी खींची गई है? LOC खींची गई है, ठीक है। एक इन्होंने रेखा दर्शाई थी झेलम नदी को लेके, लेकिन जब अपने को मिला ही नहीं गया, बाद में मिलाया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तो रेखा को मान्यता ही नहीं देता अभी तक कोई। तो ये वास्तविक रेखा तो थी रेडक्लिफ जो खींची थी, लेकिन जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हुआ था, इसलिए इसको मान्यता नहीं मिली। और बाद में पाकिस्तान ने जब कब्जा कर दिया तो दोनों के बीच शांति के माध्यम से एक रेखा खींची गई जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। कब? 1948 में, ठीक है। तो इसका जो ऊपर है LOC के ऊपर वाला क्षेत्र है POK और नीचे वाला क्षेत्र है भारत के बीच खींची गई है LOC, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बहुत सारे पढ़ते हैं मैकमोहन और LAC। खास बात यह है कि मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो चाइना को अलग करती है। इधर चीन है और भारत का राज्य कौन सा है? इधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, न कि पूरे चाइना को। तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना के बीच कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन कब खींची गई थी? ये प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 में, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटा सा क्वेश्चन एक और हो गया आपका, चाइना में और अरुणाचल प्रदेश मतलब भारतीय और भारत के बीच। और चाइना इस अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और उसका नाम अलग रख रखा उसने, ठीक है। और ये लेकिन है किसका? भारत का भाग है ये। और एक और, जवाहरलाल नेहरू जब अपने अंतिम समय में चल रहे थे तो चाइना ने फ़ायदे उठाते हुए 1962 में आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके आपका जो लद्दाख का ऊपर वाला भाग था सियाचिन, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है, अक्साई चीन सॉरी। और इस अक्साई चीन पर कब्जा करके फिर बाद में शांति समझौते के माध्यम से बीच में अपने एक लाइन बना ली, ठीक है। उस लाइन का नाम क्या दिया गया? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये LOC है, ये LAC है। LOC भारत पाकिस्तान के बीच, वो भी POK वाला क्षेत्र, और आपके LAC जो है किसके बीच हो जाएगी? भारत चाइना के बीच, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये आपकी कुछ बाउंड्रियाँ हुई जो बाद में बनी हुई है, जो उसको याद रखना है। और इसके बाद कुछ खाड़ियाँ, जैसे कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में स्थित है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में श्रीलंका और भारत के बीच है। और ये दोनों, इनके बारे में कुछ जानकारी बताने की ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता है। भारत 3 और सागरों से घिरा हुआ, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ हिंद महासागर है, ठीक है। तो यहाँ से सामान्य जानकारी आपको याद रखना है। तो हमारा आज क्या 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 हो गया है? भारत के ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। मतलब अपनों ने लगभग भारत की सामान्य जानकारी पूरी कर ली है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं। आगे हम जो भी शुरू करेंगे लेक्चर उसमें नए तरह से आपको बताएंगे, ठीक है।